ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से ब्लॉक फ्रिक्शन को लेकर ही बात करते हैं। लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने किया था उस लेक्चर में हमने याद होगा आपको कि क्लास प्रॉब्लम किया था। जो प्रॉब्लम हमारा रिस्क से रिलेटेड था कि एक ब्लॉक हमारा रखा हुआ है, हमें उस ब्लॉक की रेंज निकालनी थी कि हमारा जो मोशन है वो क्या रहे, मतलब जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहे। उसी की कंटिन्यूएशन में हम एक और क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन आपको अपने आप सॉल्व करना है। मैं जस्ट हिंट दूंगा आपको कैसे सॉल्व करना है। बाकी लास्ट क्लास में जो हमने सोल्यूशन किया था डिट्टो वैसे ही सोल्यूशन हमें करना है। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है, ये पूरा प्रॉब्लम नहीं पढ़ रहा, मैं आपको प्रॉब्लम में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ डायग्राम में कि कैसे डायग्राम दे रखा है प्रॉब्लम। दो वेज है यहाँ पे, एक का एंगल 60 डिग्री है, एक का एंगल 30 डिग्री है और यहाँ पे सी पॉइंट पे ये दोनों मीट करते हैं। यहाँ पे एक पुली लगी है और साथ ही साथ इस वाले वेज पे जिसका एंगल 30 डिग्री है 1000 न्यूटन का एक वेट रखा हुआ है, ब्लॉक है जिसका वेट 1000 न्यूटन है। इसी तरीके से इस साइड एक वेट रखा हुआ है कैपिटल W और हमें बताना है इस W की रेंज के सिस्टम हमारा क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो आपको बस इससे पहले वाले प्रॉब्लम में क्या था कि वेज हटा दीजिए तो ब्लॉक वर्टिकल हो जाएगा। यहाँ पे क्या उसको वेज पे रख दिया है, जिसके फ्री बॉडी डायग्राम इसी तरीके से बनेगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बाकी आपको सॉल्व इसको एज इट इज वैसे ही करना है। तो यहाँ पे स्पेशली हम टेंशन की जब वैल्यू निकालेंगे इस स्ट्रिंग के लिए, क्योंकि जब तक टेंशन हमें नहीं पता होगा तब तक हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो वही टेंशन की वैल्यू यहाँ पे अब चेंज हो जाएगी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये वर्टिकली हैंग नहीं कर रहा है। मैंने लास्ट क्लास में जो आपको बताया था वो बताया था कि अगर किसी रोप से कोई मास या वेट जो है वो डायरेक्टली आपका हैंग कर रहा है तो उस टाइम पे सपोज करो अगर इसका वेट W है तो जो स्ट्रिंग में हमारे पास टेंशन होगा दैट विल बी इक्वल टू W न्यूटन किलोमीटर जो भी वैल्यू होगा। लेकिन यहाँ वो वैल्यू एग्जैक्टली टेंशन के इक्वल वेट के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि इंक्लाइंड सरफेस पे तो वेट के कंपोनेंट हो जाएंगे यहाँ पे। तो आपको वहीं से टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और फिर इसको सॉल्व करना है। एक बार आप बात करेंगे कि 1000 ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करता है और एक बार बात करेंगे कि अपवर्ड जाना है, यानी कि W हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लिप कर रहा है। दोनों के अकॉर्डिंग W कैलकुलेट करिए। ये मैंने आंसर यहाँ पे लिख रखा है, आप देखेंगे कि जो W की वैल्यू आएगी 266.57 न्यूटन से ज्यादा और 969.28 न्यूटन से कम होनी चाहिए, जिसके लिए सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा। दोनों के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस की वैल्यू आपको गिवन है, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे की तरफ। ये भी हमारा एक अच्छा क्वेश्चन है काफी, और इस क्वेश्चन में मैं कुछ वेरिएशन बताऊंगा आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल सकता है। आपको ये सिस्टम ध्यान आ रहा होगा कि हमने प्रीवियस क्लास में इस तरीके का सिस्टम सॉल्व किया था। वहां पे आपको याद होगा कि हमने इस वाले ब्लॉक पे लोड मतलब P का फोर्स लगाया था। यहाँ पे टेंशन स्ट्रिंग जो थी ये डायरेक्टली इस वर्टिकल सपोर्ट के साथ अटैच थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है कि पूरी स्ट्रिंग दोनों मासेस को कनेक्ट कर रही है और क्या हो रहा है यहाँ पे पुली जो है वो हमारी फिक्स उससे कनेक्ट है, ताकि ये जो पुली के ऊपर से रोप जो है वो हमारे पास कर रही है। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें बताना है डिटरमाइन द मिनिमम वेट W टू प्रिवेंट डाउनवर्ड मोशन ऑफ द 1000 न्यूटन बॉडी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वहां से आपको पता चलेगा कि किस ब्लॉक को वो मूव कराने की बात कर रहा है। ठीक है ना, हो सकता है कि मूव नहीं भी करा रहा हो, लेकिन आप जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको गिवन होगा कि कौन से ब्लॉक के मोशन की बात कराए, यानी कि हमें 1000 न्यूटन को नीचे मूव कराना है। ठीक है, तो उसके लिए मतलब इसके नीचे मूव ना करे उसके लिए हमें W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यानी कि हमें क्या करना है, 1000 न्यूटन के ब्लॉक को इंपेंडिंग स्टेट में नीचे मूव करा के देख लेना है और उसी के अकॉर्डिंग दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करिएगा और इसे सॉल्व करिएगा। ध्यान रखिएगा टेंशन की वैल्यू फिर से, ये हमारी फ्रिक्शनलेस पुली है। हम यहाँ पे मैंने दो पार्ट दिए इस क्वेश्चन के। पहले पार्ट में मैंने बोला है कि पुली और रोप के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो टेंशन हमारा पूरा डिट्टो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेम टेंशन होगा। T की वैल्यू जो यहाँ होगी वही यहाँ होगी, तो आपको उसी को लेके फ्री बॉडी डायग्राम बना के सॉल्व करना है। अब दूसरी चीज ये कि इस इंक्लाइंड सरफेस का एंगल अल्फा जो है वो हमें गिवन नहीं है। गिवन ना होते हुए भी उसने हमें एक हिंट दे रखा है कि अल्फा हम कैसे निकाल सकते हैं। कभी भी इंक्लाइंड सरफेस पे अगर इस तरीके से आपको एक वर्टिकल हाइट और एक हॉरिजॉन्टल लेंथ गिवन है तो ध्यान रखिए कि ये आपको इनडायरेक्टली वे में बता रहे हैं कि इस इंक्लाइंड का हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से एंगल कितना है। आप इतने पार्ट को ध्यान से देखो तो क्या मिल रहा है हमें, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है और यहाँ पर जो एंगल हॉरिजॉन्टल से अल्फा बना रहे हैं वही सेम एंगल यहाँ पे होगा अल्फा, क्योंकि ये और ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक सिंगल इंक्लाइंड लाइन होगी। तो हमने इस ट्रायंगल को यहाँ बाहर बना लिया और ये हमारे पास आपको याद होगा बहुत ही नोन जो है ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये तीनों हमारे पास जो साइड्स है वो ट्रिपलेट है 3, 4, 5। अगर ये 3 है ये 4 है तो ये 5 होगा, आइदर दिस 3 दिस 4, तो ये भी हमारा 5 होगा। आप देखिए यहाँ से एंगल अल्फा हुआ तो हमें नॉर्मली क्वेश्चन में जरूरत क्या पड़ती है, हम फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। तो उस टाइम पे हमें क्या चाहिए होता है, कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो आपको जब हाइपोटेन्यूज पता है तो डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं साइन अल्फा इक्वल टू 3/5 और कॉस अल्फा इक्वल टू 4/5। उसको आप डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज करिएगा, उसे सॉल्व करिएगा।
अब हम बात करते हैं दूसरे वाले पार्ट को लेके, जो कि हमारे लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट आपके सिलेबस में इस बार नहीं दे रखा है, बट इससे प्रीवियस जो आपके सिलेबस रहे हैं मैकेनिक्स के, वहां पे ये पार्ट आता है। तो मान लो कभी गलती से क्वेश्चन ऐसा आ गया हमें जहां पे रोप और पुली के बीच में फ्रिक्शन दे रखा है, उस टाइम पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। बस एक कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना है, उसके बाद आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। इन सबका फ्री बॉडी डायग्राम आपका सेम ही बनेगा। अब हम आगे बात करते हैं कि जब भी आपके पास, देखिए ध्यान रखिए कि अगर रोप और किसी पुली या ड्रम के बीच में फ्रिक्शन अवेलेबल है, तो जो दोनों एंड्स होंगे हमारे पास रोप के, उनमें जो टेंशन की जो वैल्यू होगी वो अब अलग अलग होगी, वो सेम नहीं होगी। यानी कि फ्रिक्शन होने पे एक तरीके से किस तरीके से वर्क करता है, एज ए नॉट वर्क करता है। एक गांठ जैसे वहां पे लगी है, तो दोनों पार्ट में टेंशन क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इस टेंशन को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे दो टेंशन बोलते हैं, एक तरफ हमने बोला T1 और दूसरी तरफ हमने बोला T2। जो T1 टेंशन हम मानते हैं, इसको हम बोलते हैं टेंशन एट दी स्लैक, सॉरी टाइट साइड। टाइट साइड क्यों, सपोज करो ये इस तरीके से मूव कर रहा है, जैसे हमने इसमें भी दिखाया, लोअर ब्लॉक नीचे की तरफ स्लिप कर रहा है, यानी कि इधर की वैल्यू ज्यादा है तभी नीचे की तरफ आ रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन हमें जब इसका पुली का फ्री बॉडी डायग्राम दिखाना होगा तो टेंशन क्या है, अवे फ्रॉम द बॉडी दिखाते हैं, जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो ये टाइट साइड और ये स्लैक साइड, दोनों के टेंशन में रिलेशन क्या होता है, ध्यान रखिएगा। हमेशा न्यूमरेटर में हम टाइट साइड और डिनोमिनेटर में स्लैक साइड को ही कंसिडर करेंगे। तो T1/T2 इक्वल टू e रेज़ टू द पावर म्यू थीटा। ये म्यू जो है, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पुली एंड द रोप। जो भी आपको गिवन होगा, बेल्ट हो सकती है या रोप गिवन हो सकती है। ये थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पर पुली के ऊपर देखिए जो हमारी रोप है वो कुछ इस तरीके से रैप कर रही है। तो ये जो रैप्ड पार्ट है पुली के ऊपर, ये सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनाता है, वही हमारे पास थीटा कहलाता है। इसको हम एंगल ऑफ लैप भी बोलते हैं और एंगल ऑफ कांटेक्ट भी बोलते हैं। मैंने यहाँ मेंशन भी कर रखा है, आप इस डेफिनेशन को ध्यान भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों पार्ट्स में जो टेंशन की वैल्यू है वो हमारे पास अलग अलग हो जाएगी। तो हमें पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी बना के सॉल्व करना होगा। पुली मास लेस है तो उसके मास का हमें कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ हमें टेंशन की बात करनी है। इस रिलेशन को यूज करके T1 और T2 में हमारे पास एक रिलेशन मिल जाएगा, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा थीटा को हम हमेशा किस में कैलकुलेट करेंगे, रेडियंस में। यानी कि अगर हमें वैल्यू जैसे यहाँ देखिए, ये कितना टोटल एंगल आ रहा है 180 डिग्री, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, पाई रेडियंस। हम इसको सीधे सीधे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा आंसर, पाई रेडियंस। तो इस तरीके से हम T1 और T2 का रिलेशन निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा जो रिलेशन हमने लिखा है, दिस इज फॉर फ्लैट और सर्कुलर बेल्ट या रोप के लिए। ठीक है, नॉर्मली जैसे कोई भी पुली है, ठीक है, उसका सरफेस ग्रुप में फ्लैट सरफेस है, उसके ऊपर से कोई बेल्ट पास कर रही है, जैसे यही है। आप अगर इस साइड से देखेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन, और यहाँ से हमने क्या किया, इसके ऊपर से रोप पास करा दी, तो क्या है, ये फ्लैट दिखाई दे रहा है आपको इसका सरफेस। तो क्या हो गया वहां पे कि हमारे पास आइदर फ्लैट यहाँ पे बेल्ट होगी या सर्कुलर टाइप की बेल्ट होगी। तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे। वहीं पे आपने देखा होगा कभी कभी हमें वी बेल्ट भी दिखाई देती है पुलिस के ऊपर। ठीक है, नॉर्मली जैसे आपने देखा होगा अपनी वर्कशॉप में जो लेथ मशीन्स होते हैं, ठीक है, उन लेथ मशीन में जो मोटर से कनेक्शन आपको दिख रहा होगा, देखिएगा उसको, तो वहां पे जो पावर सप्लाई, मतलब एक तरीके से जो पावर को सप्लाई करते हैं लेथ मशीन के ऊपर, तो वहां पे देखिएगा वी बेल्ट आपको दिखाई देगी। कई जगह आपको ये देखने को मिलेगी। तो ये मैंने क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया है, ये पुली का क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पे जो ग्रूव होता है ये एक तरीके से क्या है, वी ग्रूव बनाता है। और ये बेल्ट जो है उसका क्रॉस सेक्शन मैंने यहाँ पे शो किया है। पूरा फील्ड नहीं होता, सिर्फ इस तरीके का क्रॉस सेक्शन आपको दिखाई देता है। ध्यान से देखेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो जाके इसी सेंटर पे मिल रहा होगा। तो यहाँ पे जो हाफ, ये पूरा जो कोन एंगल है, इसको हमने 2 अल्फा बोला और हाफ कोन एंगल को अल्फा बोल दिया। तो ये अल्फा की इंपॉर्टेंस यहाँ पे आ जाती है। ऊपर वाला रिलेशन एज इट इज रहता है, बस हमें साथ में क्या करना है, म्यू थीटा के साथ कॉसेक अल्फा से मल्टीप्लाई कर देना है। और ध्यान रखिएगा अल्फा यहाँ पे क्या है, सेमी, एक तरीके से ये जो एंगल है सेमी कोन एंगल, वो वैल्यू हमें गिवन होती है। तो इस तरीके से आप T1 T2 का रिलेशन निकाल सकते हैं। अब कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं कि एंगल ऑफ लैप जो हम कैसे फाइंड आउट करें। तो थीटा देखिए, नॉर्मली जैसे मैंने एक एग्जांपल ये दिया है आपको पहला, कि एक पुली है, इधर कोई मास हैंग कर रहा होगा, इधर हैंग कर रहा होगा। हमने बोला कि मोशन इस साइड हो रहा है, तो इधर टाइट साइड हो गई, इस लेग साइड हो गई। तो आप देखेंगे कि जो कॉन्टेक्ट है, यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट स्टार्ट हुआ रोप का और यहाँ से जाके वो हटना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम सेंटर से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं तो देखेंगे ये एंगल की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 90 डिग्री के इक्वल। या हम इसको क्या बोल सकते हैं, पाई बाय 2 रेडियंस। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद ये तो आसान है हमें सॉल्व करना, लेकिन वहीं पे कभी कभी फ्रिक्शन हमारे वेज वाले जब आ जाते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट हम कैसे निकालें। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा।
जैसे हमारा प्रीवियसली था जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया था, ये हमारा सिस्टम इस तरीके से था। अब सपोज करो कि ये जो सरफेस है इंक्लाइन मैंने दिखाया ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो ये हमारी बेल्ट क्या होगी, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल होगी। और जैसे जैसे ये हॉरिजॉन्टल नीचे की तरफ ऐसे आता जाएगा, आप देखेंगे तो ये रोप जो है और ज्यादा इसके ऊपर बाउंड होती चली जाएगी। पहले कॉन्टेक्ट सिर्फ यहाँ तक था, अब यहाँ पे आगे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और अगर आप ज्योमेट्री से भी सॉल्व करेंगे तो जितना एंगल यहाँ पे अल्फा जो है वो हॉरिजॉन्टल से बन रहा है, उतना ही अल्फा एंगल जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, ये जो 90 डिग्री से एक्स्ट्रा पार्ट जो बनना होगा वो हमारा सेंटर पे फॉर्म कर रहा होगा, यानी कि इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा के इक्वल। तो अब हमारा टोटल एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कितना हो जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू, यानी कि थीटा इक्वल टू 90 प्लस अल्फा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस अल्फा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। तो ये स्पेशली ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो थोड़ा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सॉल्व करना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन दोनों जो है आपको सॉल्व करने हैं, और इसको कैलकुलेट करके आंसर मैंने दे रखा है यहाँ पे, तो आप इसको देखिएगा कि आंसर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन को लेके, दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा डायरेक्टली, मैं डायग्राम में आपको समझा रहा हूँ और यहीं से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या हमें गिवन है, एक हमारे पास इंक्लाइंड सरफेस है जिसका वर्टिकल से एंगल हमारे पास 30 डिग्री गिवन है। ध्यान रखिएगा, एंगल वर्टिकल से हमारे पास 30 है। तो अगर हम यहाँ पे तो थोड़ा सा ज्योमेट्री यूटिलाइज करें तो ये कितना एंगल हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना 90, ये 30 है, तो ये कितना बचा 60 डिग्री। इस इंक्लाइंड सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और साथ ही साथ एक ब्लॉक हमारा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है, और इन दोनों को एक रॉड या कह सकते हैं कि एक लिंक, जो रिजिड लिंक है वो एक दूसरे इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। अब हमें बताना है इस W का वेट, इसका वेट हमने बोल रखा है क्वेश्चन में W है, और इसका एक मास जो है या वेट आपको गिवन है ऑलरेडी, इसका वेट इतना है। तो हमें बताना है कि W का, इस ब्लॉक का वेट कितना होना चाहिए कि जो सिस्टम है वो हमारा इक्विलिब्रियम में रहे। अब इसमें ये नहीं बोला है कि हमारा B ब्लॉक नीचे आ रहा है कि W, ये A वाला पार्ट ब्लॉक जो है वो इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है। तो आप थोड़ा सा अपना लॉजिकल वे में देख सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइंड सरफेस पर रखा है तो उसके टिल्ट मतलब स्लिप करने की टेंडेंसी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, जो कि हमारा किस पे रखा होगा, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है। तो सिंपल सी बात है, ये ब्लॉक क्या करेगा, नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, और जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये रॉड इसके साथ में जो कनेक्टेड है वो रिजिड लिंक है, तो एक फोर्स इसके ऊपर प्रोवाइड करेगा, और वो फोर्स ट्रांसफर किस पे होगा, इस वाले ब्लॉक पे, और ये ब्लॉक हमारा किधर मूव कर रहा होगा, लेफ्ट साइड में। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस ब्लॉक के अंदर जो ये रिजिड लिंक जो है इसके अंदर जो फोर्स डेवलप हो रहा है उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम देखें तो ये इसको कंप्रेस कर रहा है, तो अगर हम लिंक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो फोर्स क्या होंगे, उस पर कंप्रेसर नेचर का होगा। वहीं पे बाय द लिंक ऑन द ब्लॉक अगर हम फोर्स देखेंगे तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, राइटवर्ड डायरेक्शन में, जो इसने इसको दिया वही इसको रिवर्स करेगा, यानी कि बाय द लिंक ऑन द ब्लॉक भी क्या होगा, कंप्रेसिव नेचर। तो हमने क्या किया कि जो फोर्स है लिंक के अंदर उसको बोल दिया कि वो कैपिटल P है, ठीक है, और साथ ही साथ बोला कि इंपैंडिंग स्टेट में कि डाउनवर्ड स्लिप करने वाला है, इसका मतलब कि लेफ्ट साइड में जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, मैंने यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये डॉटेड लाइन से इंक्लाइंड सरफेस मैंने दिखाया है, ये वेट इसका हो गया, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन हो गया, फ्रिक्शन, अगर ये नीचे आएगा तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, और ये हमारा लिंक की वजह से जो फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है P, वो वैल्यू। अब यहाँ पे हमें इस P की वैल्यू निकालनी है, तो आप देखेंगे ध्यान से कि ये वाला सरफेस और ये डॉटेड लाइन, ये दोनों क्या एक दूसरे से 90 डिग्री है। आप यहाँ पे चाहें तो अलोंग दिस सरफेस और वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें P कैलकुलेट करना है, तो इस वजह से आप ध्यान से देखिए, अगर मैं हॉरिजॉन्टल में इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में अगर फोर्सेस को बैलेंस करता हूँ, इस P को मुझे रिजॉल्व करना पड़ जाएगा, और दोनों इक्वेशंस में P मुझे मिलेगा, फिर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन फोर्सेस को बैलेंस कर लेते हैं अपने नॉर्मल, जैसे हम इक्वेशंस मानते हैं हमेशा, मतलब एक्सिस को ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। मैंने क्या किया, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करते हुए एक हॉरिजॉन्टल और एक डॉटेड लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में ड्रॉ कर दी। अब हम इन फोर्सेस को यहाँ इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में बैलेंस करेंगे। मैंने यहाँ डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया है एक्सिस को लेके। अब देखिए यहाँ पे किन किन फोर्सेस के लिए हमें एंगल की जरूरत पड़ेगी। एक तो ये आरबी का एंगल हमें पता होना चाहिए वर्टिकल से कितना है, ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये इंक्लाइंड सरफेस हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है 60, तो वर्टिकल डायरेक्शन से और इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा इंक्लाइंड प्लेन का, वो वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा 60 डिग्री। तो हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया।
और एफ बी हमारा अपर डायरेक्शन में हो ही जाएगा। अब हम बात करते हैं एफ बी जो है वो क्या लग रहा है, इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल लगा है, तो यानी कि एफ बी का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना मिल जाएगा 60, तो मैं एफ बी को आसानी से रिजॉल्व कर सकता हूँ। ये कंपोनेंट मेरे पास क्या हो जाएगा इस वाले डायरेक्शन का, दिस इज एफ बी टाइम्स कॉस ऑफ 60 डिग्री, और वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा एफ बी साइन 60। तो हमारे पास सारे एंगल्स मिल गए जो इंक्लाइंड फोर्सेस हमें दिख रहे हैं, उनको हम आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हमने क्या किया, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व करके, सॉरी ये जो हमारा डायरेक्शन है वर्टिकल, इसमें रिजॉल्व करके आरबी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। उससे पहले हम फ्रिक्शन की वैल्यू लिख लेते हैं। फ्रिक्शन हमारे पास किसके इक्वल होगा, बेंडिंग स्टेट है तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू इनटू आरबी के इक्वल। आरबी मुझे नहीं पता है बट म्यू की वैल्यू सरफेस के लिए, अब यहाँ पे ध्यान रखिए म्यू मुझे यहाँ पे डायरेक्टली नहीं गिवन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है छोटा सा जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे म्यू नहीं गिवन होगी, कुछ और गिवन है। वो क्या गिवन है मैं क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ इसने बोला है कि द लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन फॉर ब्लॉक बी ऑन द इंक्लाइंड प्लेन इज 20 डिग्री। हमेशा ध्यान रखिए अगर इस तरीके से आपको वैल्यू गिवन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंगल की वैल्यू आपको पता है, तो वहां से आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। और उसके लिए रिलेशन क्या यूज करना होता है, ये मैंने लिखा भी यहाँ पे, दैट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन एंगल। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं आगे। तो हमेशा ध्यान रखिए म्यू हम कैसे निकालेंगे, 10 टाइम्स ऑफ जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन एंगल होगा उसका 10 हमें कैलकुलेट करना है। तो 10 ऑफ 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.36। तो हमने यहाँ पे म्यू की वैल्यू निकाल ली, उसको रख दिया 0.36 आरबी। अब हम आरबी कैलकुलेट करते हैं, कैसे मिलेगा हमें आरबी। तो पहले हम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में जब फोर्सेस को बैलेंस इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, -5। इस आरबी का एक कंपोनेंट अपर डायरेक्शन में क्या होगा, प्लस आरबी cos 60, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है इसके साथ एंगल बना रहा है, और इसके साथ कितना हो जाएगा ये साइन वाला कंपोनेंट, प्लस एफ बी साइन 60। ये एफ बी है, ये रहा एफ बी, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, एफ बी साइन 60, वो हमने लिखा इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए आरबी आपको इस यहाँ से सॉल्व होकर मिल जाएगा। कैसे, क्योंकि पूरी जो इक्वेशन है वो हमारे पास, यहाँ देखिए एफ बी मुझे पता है, या सॉरी एफ बी मुझे गिवन है, और एफ बी हम ऊपर निकाल चुके हैं आरबी के टर्म में, तो मैंने यहाँ रखा फ्रॉम इक्वेशन 1, और ये आरबी में नोन इक्वेशन मिल जाएगी। सॉल्व करके आपको यहाँ पे आरबी की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि इंक्लाइंड प्लेन से जो रिएक्शन फोर्स मिल रहा होगा। अब हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस किया, यानी कि इस डायरेक्शन में एफ एक्स के अलावा। तो हम जब बैलेंस करेंगे क्या हो जाएगा, P प्लस साइन के साथ, आरबी साइन 60 माइनस साइन के साथ, और एफ बी का एक कॉम्पोनेंट वो भी प्लस साइन के साथ। ठीक है, ये हमारे पास हो गया एफ बी cos 60 इक्वल टू 0। अब हमें देखिए एफ बी की वैल्यू पता है, आरबी भी पता है, पुट करिए और यहाँ से पी की वैल्यू निकालिए, और ये हमें किस में मिलेगी, किलो न्यूटन में। ध्यान रखिएगा कि लोड की जो वैल्यू दे रखी है इस वाले ब्लॉक के लिए वो किलो न्यूटन में गिवन है हमें। अब हम क्या करते हैं, जब मुझे ये पी का फोर्स मिल गया इस रॉड के अंदर, वही फोर्स जो है इस ब्लॉक को ट्रांसफर करेंगे। तो हमने क्या किया, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया। ये पी का फोर्स जब इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये ब्लॉक किधर स्लाइड करेगा, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, राइट साइड में। अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देंगे बाद में, ये इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं, और इसको हमने नॉर्मल जो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सेस होती है उसी के अलावा बैलेंस किया है। तो आपको शो करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो शो कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्शन को दिखाने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव हम कैसे मान लेंगे फोर्सेस को लेके, तो आपने वो बना दिया यहाँ पे। अगर आप सिंपली भी लिखते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही बैलेंस किया। तो हमने क्या किया, वर्टिकल डायरेक्शन में पहले बैलेंस करके आर ए की वैल्यू निकाली, जो कि हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, डायरेक्टली डब्ल्यू के इक्वल। और उसके बाद में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस पी प्लस एफ ए, माइनस पी प्लस एफ ए इक्वल टू 0। और एफ ए की वैल्यू को हम क्या रख सकते हैं, म्यू टाइम्स आर ए। और इस जगह का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने डायरेक्टली वो वैल्यू रखी। और आर ए की वैल्यू ध्यान से देखिए, ऊपर मैंने ये निकाली थी डब्ल्यू के इक्वल, और डब्ल्यू ही हमें चाहिए तो हमने यहाँ पे डब्ल्यू पुट कर दिया। और फाइनली जब ये सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू मुझे क्या यहाँ से मिल जाएगी, दैट दिस डब्ल्यू इक्वल टू, सॉरी दिस इज नॉट पी, दिस इज कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू 10.55 किलो न्यूटन। यानी कि अगर डब्ल्यू का इतना वेट होगा, ठीक है, तो हमारा ब्लॉक जो है, या कह सकते हैं वो सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो थे हमने यहाँ पे देखे, और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो वो भी हमने सीखा आज। ठीक है ना, और ये ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूले जो मैंने बताए यहाँ पे, वैसे आपके सिलेबस में इस टाइम नहीं है, लेकिन गलती से कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि बेल्ट और
पुली के बीच में फ्रिक्शन आपको गिवन है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये चीजें, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस के लिए इतना। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा दैट विल बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स दी वेज फ्रिक्शन को लेके हम उसमें बात करेंगे। आज के लिए